बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो बनाने का मकसद 30 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं इन चीज़ों को लेके कि सर कहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज को स्किप करें, एमसीक्यूज को चेंज करें, ऑप्शंस को चेंज करें, बहुत सारी क्वेरीज हैं। बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट से क्लास में सुने, आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन चीज़ों को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे हम लोग के कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज और किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं। नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कौन से एडिशनल चैप्टर्स करने की ज़रूरत है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या हमें एमसीक्यूज को स्किप करना चाहिए, और अगर हम लोग एक दफ़ा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑप्शन को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, या फिर डिफरेंट सेंटर्स के अंदर एक ही वक्त के अंदर एमसीक्यूज जो है वो डिफरेंट आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेड टेस्ट हमें करनी चाहिए या नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल की का इशू बन रहा है, हम लोग उस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ गाइडलाइन शेयर करूँगा जो आप लोगों को चीज़ें करने की ज़रूरत है या बच्चे चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ बच्चे, मैं खुद एक केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर ली प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जानते भी हैं, तो मेरे कोई थाउजेंड्स के नज़दीक जो है वो स्टूडेंट्स हैं। मैं एनएमडी कैट फ्री केमिस्ट्री टेस्ट सेशन भी जो है वो मैं करवा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इन टच हैं। डेली मेरे पास बच्चे एमसीक्यूज लेकर आते हैं कि सर ये एमसीक्यूज आए थे, ये एमसीक्यूज हमें इस तरह से आए थे, ये एमसीक्यूज इस बुक से आए, ये एमसीक्यूज इस बुक से आए। तो बच्चे सारे के सारा एनालिसिस जो है वो बच्चों के साथ डिस्कशन के बेस के ऊपर ही है। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन की कि हमें सब्जेक्ट वाइज किस किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो बच्चे केमिस्ट्री का जो एनालिसिस हुआ है वो सिंपली यही एनालिसिस है कि केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है। मतलब अगर आपके 56 एमसीक्यूज हैं तो 56 एमसीक्यूज में से अराउंड अबाउट आप लोगों के 50 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि सिंपली आप लोगों को आते होंगे अगर आप लोगों की बुक की लाइन्स आती हैं। बच्चे यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं और हमारे पास सिलेबस के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड नहीं थे। लाइक चैप्टर नंबर 14 पॉलीमराइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल जो था वो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं था लेकिन पॉलीमराइजेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से ग्रिग्नार एजेंट हमारे पास सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं था। इसी तरह से अगर हम लोग चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये हमारे सिलेबस में पेपर में जो है वो इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रही, सिंपली वो ये पूछ रहा है कि अगर ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हमें कंडीशन क्या रिक्वायर होंगी, या फिर कौन सा टेस्ट इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड के यूजेस पूछे जा चुके हैं, आप लोगों से यूजेस भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस पूछ रहा है कि हमें कंडीशंस क्या रिक्वायर होते हैं, या सिंपल डेफिनेशन पूछी जा रही हैं। लाइक एटम की डेफिनेशन आ चुकी है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आ चुकी है, क्रैकिंग की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, एलोट्रोपी की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। तो मुख्तलिफ डेफिनेशन आप लोगों से पूछ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज नहीं आ रहे, मैक्सिमम 3 या 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर जो कि आप लोगों को न्यूमेरिकल वाइज आ रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको बुक की लाइन्स के ऊपर ग्रिप है तो आप लोग केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं। बच्चे अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो इस दफ़ा पीएमसी के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग करने वाला पोर्शन है। इसकी वजह ये नहीं है कि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास बायोलॉजी जो है वो एक डाइवर्स सब्जेक्ट है। मतलब कहीं से भी कॉन्सेप्ट अगर मिलता जुलता है तो आप आपको उठा के एमसीक्यूज दे सकते हैं। चीज़ें हमारी बुक के अंदर से ही आती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वो हमारी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ होता, टर्मिनोलॉजी वो नहीं लिखी होती, लेकिन बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास डायरेक्टली इंक्लूड होता है। कल एक स्टूडेंट ने पेपर दिया, उनके 163 मार्क्स आए हैं, तो उन्होंने यही रिकमेंडेशन की है कि सर कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछे जा रहे बायोलॉजी के अंदर, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो बच्चों को वो यही रिकमेंड कर रही थी कि बजाय इस चीज़ के कि आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। आप लोग पंजाब की बुक को भी पढ़ें, फेडरल की बुक को भी पढ़ें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बुक को गो थ्रू करने की कोशिश करें विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। तो आप लोगों की चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, बजाय इस चीज़ के कि आप लोग जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अब ढूंढना शुरू करते हैं। उन्होंने टर्मिनोलॉजी की ही बात की कि हम लोग ऐसे टर्मिनोलॉजी पेपर के अंदर देखते हैं जो कि हम पहली दफ़ा सुन रहे होते हैं। तो बच्चे इसके लिए मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करें, ताकि पेपर के अंदर आप लोगों को एटलीस्ट ये ना हो कि ये चीज़ हमने कभी सुनी ही नहीं है। इसके अलावा जो यूनिट्स करने हैं बायोलॉजी के वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रहती है फिजिक्स। बच्चे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जितने न्यूमेरिकल एक एक पेपर के अंदर आया करते थे।
स्टिल रिमेंबर 2017 का जो पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हुआ था, उसके अंदर 44 एमसीक्यूज टोटल आने थे, उनमें से कोई राउंड 32 से 34 एमसीक्यूज जो थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे। लेकिन इस दफ़ा फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, किसी बच्चे को 5 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं, मैक्सिमम 10, और वो भी मुश्किल नहीं आ रहे, मतलब सिंपली एमसीक्यूज होते हैं जो कि आप लोग सिंपल एक रिलेशन लगाएंगे तो आप लोग उसको जो है वो हल कर सकते हैं। बच्चे इसके अलावा फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, डायमेंशन पूछी जा रही हैं। इसके अलावा जो सेकंड ईयर फिजिक्स का जो लास्ट का पोर्शन लाइक रेक्टिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यहाँ से बहुत ज़्यादा वो टॉपिक हैं वो इंस्ट्रक्टर के बने हैं जो कि यहाँ से पेपर को जो है वो पिक कर रहा है। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो सभी बच्चे यही आगे कहते हैं कि सर इंग्लिश इतनी ज़्यादा आसान कि हमें स्पेलिंग पूछे जा रहे होती हैं, हमसे टेंसेस पूछे जा रहे होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें जो आप लोग एफएससी के अंदर पढ़ कर आए होते हैं, वही चीज़ें आप लोगों से डिमांड कर रहा होता है। और अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जितनी आप लोगों ने हाइप किया हुआ था लॉजिकल रीजनिंग उस हिसाब से ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आई थिंक सो कि जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली हुई होगी ना लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप लोग लॉजिकल रीजनिंग को जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर वहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इशू बन रहा है वो बायोलॉजी के अंदर आ रहा है। बाकी बायोलॉजी और फिजिक्स और बायोलॉजी के हिसाब से इशू ये नहीं बन रहा कि एमसीक्यूज मुश्किल आ रहे हैं या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बल्कि ये है कि बच्चे ने टर्मिनोलॉजीज वो पहली दफ़ा सुनी हुई है जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। और बच्चे, अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप ये बुक भी उठाएं वो बुक भी उठाएं, सिर्फ बायोलॉजी के लिए बुक पढ़ें, फेडरल की बुक पढ़ लें, साथ में पीटीबी की बुक पढ़ लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आप लोगों के ऊपर रहम करेगी। बच्चे मैं यहाँ पे बार बार बच्चों को इसी हिसाब से इसी तरह से गाइड करता हूँ कि बच्चे देखें आपके पास हैं 210 एमसीक्यूज, अगर आपके 210 एमसीक्यूज में से 10 या 12 एमसीक्यूज ऐसे आ भी जाते हैं जो आपको बिलफर्ज नहीं आते, अब पीछे आपके पास 200 या 198 एमसीक्यूज हैं, अगर आप लोगों को वो आते हैं, वो आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, वो आप लोगों के हक में बेहतर फैसला करने वाली है। तो वो जो 12 एमसीक्यूज होंगे जिनकी टर्मिनोलॉजीज को आपने पहली दफ़ा सुना होगा, तो भाई अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, वो इंशाल्लाह उन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन तो ठीक हो गई, तो वो भी आप लोगों का लाजमी तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की मदद से जो है वो ठीक हो जाएगा। तो बजाय इस चीज़ के कि आप इर्द गिर्द आप लोग देखना शुरू कर दें और अपने एमसीक्यूज जो आते हैं बुक्स के अंदर आप लोग उनको छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं, तो इस चीज़ से परहेज़ करें। बाकी डेट्स भी पूछी जा रही हैं, इसके अलावा किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। एक स्टूडेंट फातिमा महमूद, उनका पेपर भी उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, तो उन्होंने शेयर किए हुए हैं, तो हम लोग वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो डेट्स वगैरह भी लाजमी तौर पर देखिएगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस के रिगार्डिंग के अंदर चीज़ें थी। उसके बाद बच्चे हम लोग बात करते हैं आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज की। तो बच्चे आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आप लोग ये कह सकते हैं कि जो पीएमसी का सिलेबस था डायरेक्टली दिया हुआ था उसने, उनमें से आउट ऑफ आ रहा है। लेकिन ये कहना कि आउट ऑफ बुक आ रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, एमसीक्यूज बुक से ही आ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही किताब के बाहर से आ रहे हैं तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं, लाइक पॉलीमराइजेशन में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, ग्रिग्नार रीजन में से एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये वो टॉपिक हैं जो कि इनडायरेक्टली आपके सिलेबस के साथ रिलेट कर रहे थे, तो आप लोगों को वो चीज़ें गो थ्रू करने की ज़रूरत है। तो आउट ऑफ सिलेबस डजंट मीन कि आउट ऑफ बुक आ रहे हैं, तो ये बात करना आई थिंक सो कि मैं ठीक नहीं समझता कि आप लोगों को आउट ऑफ बुक एमसीक्यूज जो है वो आ रहे हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस ज़रूर है, लेकिन वही होगा जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे वो उनको भी टैकल करने के लाजमी तौर पे काबिल होंगे। बच्चे एडिशनल चैप्टर जो आप लोगों ने करने हैं इसे नोट डाउन कर लें। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी की, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने बायोलॉजी के हिसाब से जो यूनिट्स करनी है वो एवोल्यूशन वाला यूनिट हमारे पास आ जाता है, एवोल्यूशन है। उसके बाद जेनेटिक्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 20 में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन में से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो आ रहे हैं, और इसके अलावा जो बोन एंड मसल वाला टॉपिक है वहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं। और एनीमिलिया सबसे ज़्यादा, मतलब 5, 7, 8 इतने एमसीक्यूज हर एक पेपर के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो बच्चे इन यूनिट्स को आप लोग अच्छे से गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा वाइसिस वाला पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो गो थ्रू करके जाएँ, वहाँ से एमसीक्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को मैक्रोमोलिक्यूल्स का यूनिट पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ से वो हर दफ़ा 5 से 6 एमसीक्यूज उठा के दे रहा है। वो भी सारा टॉपिक नहीं करना आप लोगों ने, शुरू के एंजाइम्स और प्रोटीन्स तो पहले ही हमारे सिलेबस में थे ना। तो इसके अलावा आप लोगों ने जो पॉलीमराइजेशन के शुरू वाले 5 से 6 टॉपिक्स हैं जहाँ पे एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने वो करना है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर बच्चे आप लोगों के जो लास्ट वाले यूनिट्स हैं लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, फोटोन वाला यूनिट है, रेक्टिफिकेशन आप लोगों का टॉपिक आ जाता है। इसके अलावा जो है वो चैप्टर नंबर 16 में एसी या चैप्टर नंबर 15 में वहाँ पे एक टॉपिक होगा, आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से करना है। डायमेंशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए आप लोग को, यूनिट्स हर एक क्वांटिटी के जो भी आपकी बुक के अंदर गिवन है वो आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने चीज़ें करनी है जो कि आप लोगों को इजाफी करने की ज़रूरत है। बच्चे यहाँ पे दो चीज़ें, क्या हमें एमसीक्यू स्किप करना चाहिए या फिर ऑप्शन चेंज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर
पीएमसी ने क्लियर कर नोटिफिकेशन दिया। तो बच्चे, मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पीएमसी के ऊपर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं है। मतलब कोई भी इदारा इतने बड़े लेवल के ऊपर आकर अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो नहीं मानेगा कि भाई हमारी गलती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट, शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि भाई ठीक है, बच्चे शुरू में ऐसे ही थे जो कि इतने ज़रा सीरियस नहीं थे। 30th तक, 31st तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 90% ऐसे स्टूडेंट थे जो कि इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो उन्होंने आके इस तरह से कमाल में चाहना ही था कि भाई हमारा ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन बच्चे जैसे जैसे डेट गुजरते जा रहे हैं, मेरे अपने पर्सनल स्टूडेंट जो कि तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक टीचर को पता होता है कि वो किस काबिल होता है। और अगर वही बच्चा आके हमें ये बताता है कि भाई हम लोग पास ही नहीं हुए या फिर हमारे एमसीक्यूज इतने हैं, तो बच्चे दिल दुखता है और उससे हमें क्लियर कट पता लगता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो बच्चे, आपके पास 210 एमसीक्यूज होने हैं और 210 ही आप लोगों के पास राउंड ऑफ मिनट होंगे, या 180 लगा लें, जितने भी, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि कितने हैं, आई थिंक सो 210 ही हैं। तो बच्चे, 1 मिनट के लिए आप लोगों के पास एक एमसीक्यूज। तो आप लोग अपनी मेहनत के ऊपर, अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर यकीन रखें और अपना कोई भी एमसीक्यू स्किप ना करें। एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लें। सोचें, कोई ऑप्शन आपको एमसीक्यू अच्छे तरीके से आता भी है, आप लोग फिर भी सोचें कि भाई चारों ऑप्शंस को पढ़ें, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज के ऑप्शन बहुत याद आ रही हैं, तो अच्छे से पढ़ें सारे एमसीक्यूज को। फिर जो आपको लगता है आप लोग उसको सेलेक्ट करें और एमसीक्यूज को स्किप भी ना करें। यही मेरी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रेपिटेशन ऑफ एमसीक्यूज की, तो बच्चे, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग में होने वाले टेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ रिपीट हो रहे हैं। लाइक 7 सितंबर को पेपर हुआ, तो मॉर्निंग में भी पोटेशियम नाइट्रेट का ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा गया और इवनिंग में भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा गया। अब हमें 210 एमसीक्यू तो शेयर नहीं होते, लेकिन हम डैम श्योर अबाउट इट कि एमसीक्यूज लाजमी तौर पर रिपीट हो रहे होते हैं वक्तन फवक्तन। मतलब जो पहले एमसीक्यूज हो चुके हैं वो आगे, लाइक रिग्नार्डिजन में से बहुत दफ़ा जो है वो एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। पॉलीमराइजेशन में से एक ही टॉपिक में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो जो पहले एमसीक्यूज होते जा रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, आप लोग लाजमी उनका भी गो थ्रू करते रहें। मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं वो डेली राउंड अबाउट जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग उनको भी लाजमी तौर पर गो थ्रू क्या करें। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी जो हैं वो आप लोग जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आ चुके होते हैं उनसे लाजमी देखें, एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एट द एंड तक जो है वो पीएमसी अपने एमसीक्यूज को रिपीट ही नहीं कर पाएगा। लाइक ये बच्चे देखें कि सेंटर टू सेंटर भी एमसीक्यूज वेरी कर रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि अगर एक वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर के सिर्फ 20 सेंटर में सपोज कर लेते हैं कि 30 सेंटर के ऊपर टेस्ट हो रहा है और उनके एमसीक्यूज राउंड अबाउट सभी के जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो पेपर यहाँ पे है वही पेपर दूसरे सेंटर के अंदर भी हो रहा है, एमसीक्यूज वेरी कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पीएमसी ने टोटल 64 टेस्ट लेने और 64 टेस्ट के अंदर वो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं वो डिफरेंट आपको उठा के दे रहे हैं। इतना क्वेश्चन बैंक है ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते। लाइक कितने छोटे छोटे यूनिट्स में से वो नहीं बना सकते इतने ज़्यादा एमसीक्यूज। तो सेंटर एमसीक्यूज हैं वेरी कर रहे हैं। अगर पीएमसी पे टेस्ट की बात करें तो बच्चे आई रिकमेंड कि एमसीक्यूज आते ज़रूर हैं, मैक्सिमम 2 या 3 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उन्हें ना करें। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे की बहुत ज़्यादा गलत दी हुई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को पजल कर देते हैं, अपना टाइम जो है वहाँ पे ज़ाया कर रहे होते हैं। तो बजाय इस चीज़ के कि आप लोग पीएमसी पे टेस्ट की तरफ ध्यान दें, अपनी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करें ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो आसान से आसान होती जाएँ। बच्चे, पीएमसी के सिस्टम सबसे ज़्यादा गंदा तरीन सिस्टम जो मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आल्दो पीएमसी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हमारा ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो गलत नहीं है, लेकिन बच्चे, जब एक ऐसा बच्चा जो कि थर्ड टाइम अटैम्प्ट दे रहा हो और उसके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों कि मतलब एक टीचर को पता होता है यार कि एक बंदा किस काबिल है और एक बंदा किस काबिल नहीं है, और फिर वो आके कॉल करते हैं और उसके बाद में उनकी बात आती है कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ या हम फेल हो गए, हम लोग उसे पास करने के ही काबिल नहीं हुए। तो वो बात जो है वो दिल को चीरती हुई गुजरती है और फिर इंसान को महसूस होता है कि हाँ भाई, यहाँ पे कोई ना कोई नुक्सा है वो लाजमी तौर पे मौजूद है। और यही वजह है कि हमारे पास जितने भी इंटर टेस्ट के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो उन्होंने सभी ने मिलके जो है वो ये काम शुरू किया है कि वो इसके खिलाफ अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के टेस्ट हो चुके हैं वो लाजमी तौर पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, जिन बच्चों का भी टेस्ट नहीं हुआ वो उसकी तरफ हरगिज़ अभी ना देखें, बल्कि अपने टेस्ट की तरफ ध्यान दें। कोशिश करें एटलीस्ट आप लोग 170 180 को क्रॉस कर जाएँ, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के हक में बेहतर फैसला नहीं भी आता तो जो बच्चा 170 180 की रेंज के अंदर होगा तो वो ये टेस्ट जिस तरह के हो रहे हैं वो वहाँ पे स्कोर करने के काबिल होंगे। बाकी अगर पीएमसी ठीक है तो अल्लाह ताला हमें मेहनत करने की तौफीक दें, और अगर पीएमसी ठीक नहीं है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई नुक्स मौजूद है, तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दें, उनके दिलों में रहम डाल दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है बच्चों के साथ। ये बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती, पूरे 14 साल एक बच्चे ने स्ट्रगल की होती है सिर्फ एक नंबर हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ ना मिली हो तो फिर इस चीज़ का जो है वो दुख होता है। तो दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चे, नेक्स्ट चीज़ें आप लोगों ने करनी है, जो चीज़ें नहीं करनी चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर भी बंद कर दें जिन बच्चों का टेस्ट रहता है।
अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड आउट करें, फेडरल की बुक को पढ़ लें, बायोलॉजी के लिए पंजाब की बुक को पढ़ें, और जो दूसरी बुक्स अगर आपने पढ़नी भी हैं या कोई ऐसे आपको नोट्स मिले हुए हैं जो कि दूसरी बुक से हैं, तो बच्चे उनको सिर्फ जो टर्मिनोलॉजीज है ना उनको गो थ्रू करें, क्योंकि ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज पूछी जा रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज पूछी जा रही हैं, वहाँ से भी इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते। बच्चा उस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देता है जो कि हमारे पास हमारी बुक के अंदर नहीं लिखी होती, किसी और बुक से आ जाती है। तो बच्चे को टर्मिनोलॉजीज आप लोगों से पूछी जा रही हैं, तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे अगर आप लोगों के पास टाइम है। नहीं तो आप लोग अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रख के अपनी बुक्स को ही अच्छे तरीके से गो थ्रू करें और पेपर के अंदर अपनी नफ्स के ऊपर काबू रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है वो आप लोगों के ऊपर अपनी रहमत की बारिश करेगी लाजमी तौर पे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तो हम याद रखिएगा। बच्चे सबसे लास्ट बात है आप लोगों के साथ के MBBS जो है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं होता। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बाद में भी बात करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि काफ़ी बच्चों के लिए ख्वाब होता है, ज़िंदगी होती है। इंशाल्लाह हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बाद में बात करेंगे। आप लोग अभी के लिए अपना मैक्सिमम फोकस है वो टेस्ट की तरफ दें, कोशिश करें 170 180 को क्रॉस करने की। पेपर के अंदर कोई भी MCQ स्किप किए बगैर, ऑप्शंस को चेंज किए बगैर आप लोगों ने आगे की तरफ बढ़ना है, और इंशाल्लाह आप लोग बिफोर टाइम ही जो है वो आप लोग टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है। आई डोंट थिंक सो कि 2-10 मिनट्स हैं वो आप लोगों के लिए कम होंगे। हम लोग 150 मिनट के अंदर 220 MCQs कर देते थे और वहाँ पे भी टाइम बचा हुआ होता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी की सारी बातों में से कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी तौर पे होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।